सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे UNGA के 80th सेशन के हवाले से। इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया में फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत बढ़ती जा रही है। फ्रांस, बेल्जियम, मोनाको, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत कई यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ कर लिया है। जनरल असम्बली में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि अब वक्त आ गया है इजराइल और फ़लस्तीन अमन से रहें, जबकि यूरोपीय यूनियन की सदर ने गज़ा की तामीर नौ और मईशत की बहाली के अज़्म का इजहार किया। नाजरीन, इस सारी सिचुएशन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अमेरिका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में भी शरीक होंगे, जहां उनकी ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्की है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, कुवैत के वली अहद, आलमी बैंक और IMF से भी जो मुलाकातें उनकी शेड्यूल्ड हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में दर्जनों वज़रा ने 2 रियासती हल और जंग बंदी पर जोर दिया, मगर US और इजराइल ने इस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। अमेरिका की आशीर्वाद से इजरायली बर्बरी में जारी है, जहां 11 से 16 सितंबर के दौरान 12 तनसीबात, जिनमें 9 स्कूल्स और 2 हेल्थ मराकज़ शामिल थे, निशाना बने और 11,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। ईंधन की कमी से अस्पताल बंद होने का ख़तरा है। लेकिन अब क्या सिचुएशन बनती है, चूँकि अब हम देख रहे हैं कि एक मगरिब का प्रेशर भी पाया जा रहा है और इस्लामिक और जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, उनकी जानिब से भी अब हम देख रहे हैं कि इस पर काफ़ी पोजीशन जो है वो क्लियर होती चली जा रही है। तो उसके बाद क्या US प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकात है उसमें कुछ हम देखेंगे डेवलपमेंट होगी, गज़ा के सिचुएशन में पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसी पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। उनके साथ साथ हामिद खान अल-मशरकी साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हामिद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ, चूँकि आप UK में मौजूद हैं और जो बड़े बड़े वहाँ पे इवेंट्स हैं, आप उनका भी हिस्सा रहे। अब मुझे ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, इसमें आज जो ख़ास एक स्पेशल समिट होने जा रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी शिरकत कर रहे हैं, तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल है, उसमें कतर के बाद जो सारी सिचुएशन बनी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा होना, करीब आना मज़ीद, और सिचुएशन की जो संगीनी है उसको भांपना, इस मुलाकात से आप समझते हैं कि एक जब अब तेज़ी से सिचुएशन बदल रही है, मगरिब भी एक्सेप्ट कर रहा है, रिकग्नाइज़ कर रहा है फ़लस्तीन को, तो कुछ बेहतरी के चांसेस हैं? आप किस हद तक एक्सपेक्टेशंस आपकी? जी, बहुत शुक्रिया आमना। देखिए, बात यह है कि अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना कि एवरी डिजास्टर हैव अनदर अपॉर्चुनिटी एज वेल, यानी कि हर तबाही के बीच में भी कोई ना कोई मौका होता है। सो बदकिस्मती से जो गजा में जुल्म और बर्बरियत की है, तबाही की है नेतन्याहू ने और इसराइल ने, उसके नतीजे में जो एक बेहतरी नजर आई, जो उम्मत जो है, जो मुसलमान उम्मत जो 70 या 100 साल से या कई सौ साल से बिखर गई थी, वो अब दोबारा वापस एक प्लेटफॉर्म पे होती नजर आ रही है। और उसके अंदर एक बात वाज़ेह हो गई है, वो ये कि कतर हो, सऊदी अरब हो, बाकी ममालिक हों, और उनको ये समझ आ गई कि उनका दिफा जो है वो अमेरिका ने नहीं करना, उनका दिफा किसी और ने नहीं करना। ये जंग जो ग्रेटर इसराइल के खिलाफ है, ये मुसलमानों ने खुद ही लड़नी है। इसके नतीजे में जो अकट हुआ है पाकिस्तान सऊदी अरब का, और जो कतर ने जिस तरह भी किया है, और जो आज समिट हो रही है, ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम होगा नेतन्याहू को, अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि जहाँ पर ये नजर आए कि अब मुसलमान जो हैं वो ये जान समझ रहे हैं कि उनका अकट, उनके मालियाती वसाइल, उनके माशी वसाइल और उनकी जो फौज की ताकत है, चाहे वो पाकिस्तान की फौज की हो, ईरान की फौज की हो, मिस्र की फौज की हो, वो सब अगर मिल गए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में इनको कोई भी इस तरह चैलेंज कर सकेगा। लेकिन वहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि नेतन्याहू का पागलपन जो है और ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें अभी भी खतरनाक हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे नेतन्याहू तो अपने प्लान से भी हटते हुए नजर नहीं आ रहे ग्रेटर इसराइल के हवाले से, और वो बात कर रहे हैं कि जी अभी भी वो किसी भी मुल्क पर अटैक कर सकते हैं, तुर्की पर, सऊदी अरब पर, ईरान पर दोबारा हमले की बात हो रही है, गजा पर
फौजें चढ़ा दी गई हैं और जब ज़मीनी अफवाज आ जाएं तो तबाही इंतहा को पहुंच जाती है। सो देखना होगा कि क्या नेतन्याहू इस सारी सूरत हाल को समझते हुए कोई होशमंदी का सबूत देते हैं। जहां तल अवीव में, यरूशलेम में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ। सो अमरीका को अपनी अशीरबाद से पीछे हटना होगा। अमरीका को समझना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो 180 ममालिक कह रहे हैं उनकी बात समझें कि 2 रियासती हल ही वाहिद सूरत है, फ़लस्तीन के मसले का हल। और अगर मजीद कोई जंगो जदल की गई तो दुनिया जो है वो नहीं, लेकिन अमरीका तो बार बार विटो कर रहा है। यहाँ से उसके अज़ाइम तो बड़े क्लियर हैं। एटलीस्ट इन ममालिक का प्रेशर यहाँ तक अगर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्रिएट कर सके तो वो यही कर लें कि एक मिलिट्री एड जो 70% जितने भी एक्सपेंसेस हैं इस वॉर के गज़ा में, ये अमेरिका कवर कर रहा है। अगर वो ये इसमें कुछ हाथ खींच ले तो कुछ शायद मामला बेहतर हो जाए। आमना बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि अमरीकी सरपरस्ती, अशीरबाद और सपोर्ट के बगैर इसराइल एक दिन भी अपना जुल्म सितम जारी नहीं रख सकता। और यही वो बात है जिसको मेरा ख्याल है कि अब इस समिट में इंश्योर कराया जा रहा है कि अमरीका जितने मर्जी तसल्ली या दलासे देता रहे, अमरीका जब तक अमली तौर पर इसराइल से हाथ नहीं उठाएगा, इसराइल को नहीं समझाएगा या नेतन्याहू की रिजीम चेंज नहीं करेगा, सूरत हाल जो है वो बेहतर होती किसी सूरत नजर नहीं आ रही है। 70-80 हज़ार का फिगर जो है शहदा का गजा में, वो तो भी ऑफिशियल है। अनऑफिशियल फिगर जो है वो 1.5 लाख के करीब शहादतों का है और तमाम गजा जो है वो मलिया मेट हो चुका है। अब वो वेस्ट बैंक की तरफ चढ़ाई और दोबारा से आबादकारी की बातें कर रहा है। सो फ़लस्तीन की रियासत का वजूद में आने का ये आइडियल टाइम है और इन 70,000 जानों की जो कुर्बानी है वो ज़ाया या रायगा नहीं जानी चाहिए। मुसलमानों को मिलकर लायहा अमल बनाना पड़ेगा और अमली करने पड़ेंगे। जैसे कि इसराइल की, मैं बार बार कहता हूँ, फिजाई नाकाबंदी, इसराइल को तेल की सप्लाई की नाकाबंदी, इसराइल का मुआशी बाइकाट, इस तरह के इक़दाम जो हैं वो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एहतशाम साहब की जानब चाहते हैं। एहतशाम साहब, आज अगर गजा के मामले पर ये जो हम स्पेशल समिट देख रहे हैं जिसमें इस्लाम ममालिक जो बैठे होंगे, ये अगर कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं मनवा सके सदर ट्रम्प से, तो ये किस हद तक आप देख रहे हैं कि नाकामी होगी या फेलियर होगा? कितनी क्रिटिकल? दो बड़े इवेंट हैं। एक तो आपने जिक्र, जी हाँ, एक तो आपने जिक्र किया जनरल असेंबली का 80th सेशन है। आमतौर पे तो मैंने देखा है कि इस तरह के सेशन होते हैं, 3 माह का सेशन होता है और वहाँ पे लोगों को मौका मिलता है, लीडरों को एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और साइड लाइन पे फिर आइंदा के लिए एक कहा जाता है बहुत बड़ी PR मुहिम होती है। लेकिन इस दफ़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए, मैंने इसको कवर किया हमने 86 में 47 सेशन मैंने कवर किया हुआ है। 3 महीने के लिए वहाँ से मैं रिपोर्ट किया करता था अपने अखबार के लिए। तो अब आज जो सूरत हाल है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जिस तरीके से आपने 7-8 ममालिक के लीडरों के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात है और कहा जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ, और एक अलहदा मीटिंग होगी और उनसे अलहदा कुछ और बातें भी होंगी। देखें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आमना कंट्रडिक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप के पार्ट पे आ रही है, उन्होंने कल फिर एक दफ़ा फिर ये बात कही है कि मैं चाहता हूँ कि इस्लामिक ममालिक अपनी फोर्सेस वहाँ भेजें सिक्योरिटी के लिए और आइंदा के मामला ठीक करने के लिए जब सीज़ फायर हो जाए। भाई डे 1 से तो इजराइल इसको मान नहीं रहा। आपने महीना 1.5 महीना पहले भी तजवीज़ दी थी, उसने रद्द कर दी थी। लेकिन सवाल यही है कि ये सिर्फ जिसको कहते हैं सलीमुल्लाह वाली बात है, खेलने वाली बात है। अदरवाइज़ ये कि सही कह रहे हैं लामा साहब कि ये कभी हो नहीं सकता, मुश्किल साहब, कि अगर अमेरिका चाहे तो चीज़ें ठीक ना हों। लेकिन वो यूँ लग रहा है कि टाइम गेन करने की पूरी इजराइल को मोहलत दी जा रही है। आज देखें, एक तरफ आमना इंपॉर्टेंट सेशन ये जो हो रहा है वहाँ पे, और जिस तरीके से आपने देखा कि ये काम अभी शुरू हुआ है जनरल असेंबली का, और कल ये बड़ा भरपूर किस्म का जिसको कहते हैं ऑफेंसिव जो है ना लॉन्च किया है, मिलिट्री ऑफेंसिव, किसमें उन्होंने नॉर्थ और साउथ दोनों साइड से, और कहा जा रहा है कि सीसी सेंटर जो सो कॉल्ड रह गए वहाँ तक पहुँचना है और बिल्कुल ज़मीन पे लगा देनी है सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ ये सेशन हो रहा है। इसकी अहमियत आमना मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इसलिए है, ये पहली मरतबा एक मुद्दत के बाद एक फ़लस्तीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट का एक फार्मूला पेश किया जाएगा, एक करारदाद पेश की जाएगी जिसमें इतलात ये हैं कि गज़ा और वेस्ट बैंक के मुश्तमिल एक जो है ना हुकूमत बनेगी इंडिपेंडेंट, और ईस्ट यरूशलेम जो है ना इनका दारुल हुकूमत होगा। साइड बाय साइड इजराइल भी एग्जिस्ट करेगा, उनकी भी हुकूमत होगी। अब सवाल ये कि क्या इसको अमेरिका चलने देगा? बज़ाहिर तो अमेरिका जिस तरह एक्सपोज हो रहा है,
प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरीके से पॉपुलैरिटी गेन की थी, अब सारी दुनिया उनके खिलाफ बातें कर रही है। खुद लंदन में 2 दिन पहले कहा कि 97% लोग मुझे हेट करते हैं। उसकी वजह यही है, आप बैठे बैठाए हर किसी के साथ पंगा। वो जो मेयर हैं लंदन के, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपका ताल्लुक वास्ता नहीं, आप उसको गालियाँ दे रहे हैं। आई हेट हिम, सादिक खान को। तो मेरा ख्याल है ये अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, नतीजतन वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एक अच्छी डेवलपमेंट है हमने, जो बहुत अरसे बात हुई है, देखें ना, ये कहा जाता है कौमों की ज़िंदगी में कभी कोई लम्हे आते हैं। G7 ममालिक का इसको तस्लीम करना 5-6 मुल्कों का कि जी हम तस्लीम करते हैं फ़लस्तीनी स्टेट को। और कल इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है हम ना, उसने कहा है कि आज आप ढंग तरीके से इनको आज़ादी दे दें और एक जिसको कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, वो जो ओस्लो अकॉर्ड 1993 के मुताबिक है, वो कर दें तो इंडोनेशिया पहला मुल्क होगा जो इजराइल को तस्लीम करेगा। अच्छा। देखिए, एक तो बुरी तरह हर तरह से जो है ना इस्लामिक दुनिया सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन इजराइल जो है ना वो एक ग्रेटर जिसको कहते हैं इजराइल के चक्कर में वो किसी की बात भी नहीं सुनना। हाँ, एक बात जिस पे सुना जा रहा है, बड़ी तकलीफ है, जो प्लान किया जा रहा है, आमना G7 ममालिक कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक ब्लॉकेट, इकोनॉमिक जिसको कहते हैं सैंक्शन लगाई जाएंगी, और मेरा ख्याल है वो इजराइल के लिए शायद तकलीफ नहीं होगी। अभी तो वो गालियां दे रहे हैं सारे वजीर के, जी ये क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों बात कर रहे हैं तस्लीम करने की, हमास को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। दहशतगर्द सारे करार दे रहे हैं। G7 कहते भी हैं कि जी आइंदा की जो एक रियासत बनेगी हमास का, उसमें कोई रोल नहीं होगा। तो सवाल ये कि आप एक रियासत के तौर पे जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, आपको रोकेगा? अमेरिका नहीं रोक रहा, तो अच्छी बात है। आखिरी बात हमने ये कि हमारा एक रोल बहुत बढ़ गया है बयान मरसूस और मारका हक के बाद, और फिर ये आपने देखा जिस तरीके से कतर पे हमला हुआ है, हमारी बहुत अहमियत बढ़ गई है। तो हमारी बात सुनी जा रही है। फिर उसके बाद पाक सऊदी जो एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस का, इसके बाद हम वाकई सही मानने में पोजीशन स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपना केस बल्कि फ़लस्तीन का केस भी बड़े बेहतर तरीके से उसका रोल प्ले कर रहा है अपने इस हवाले से। जी हामिद साहब, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन क्विकली इसको एड्रेस कीजिएगा। ये जो अभी हम देख रहे हैं, जितना आसान समझा जा रहा है G7 ममालिक, यूरोपीय ममालिक, जिसमें हम देख रहे हैं बड़ा चेंज आया, प्रोटेस्ट क्योंकि बहुत बड़े बड़े हुए वहाँ पर भी और यूके में, कि इनको आगे गिव अप करना पड़ा वहाँ की हुकूमतों को और उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ा। अमेरिका इसको बार बार नुमाइशी करार दे रहा है, हॉलो करार दे रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या इतना ही आसान है? ये वाकई इसके दूरस्थ नताइज हैं और ये आने वाले वक्तों में ये जो 2 स्टेट्स नेशन वाला है, ये अमेरिका में भी हम बड़े बड़े एहतजाज देखेंगे और इनको भी घुटने टेकने पड़ेंगे इवेंचुअली। डेफिनेटली आमना, देखिए, अगर इसका दूरदर्श नताइज ना हो और अगर इसका कोई असर ना हो तो फिर ये नेतन्याहू और इनकी इतनी चीखें आपको सुनाई ना दें। और सबसे बड़ी बात ये कि फिर ये काम 10 साल 20 साल पहले हो जाना था। ये काम नार्वे अकॉर्ड के बाद हो जाना था, जब 2 रियासती मनसूबा फाइनल हुआ। देखो, तो इस काम को 25 साल लगे हैं। इसकी वजह यही है कि यूरोप ने बड़ा रेजिस्ट किया है फ़लस्तीन की रियासतों को तस्लीम करने में, और यूरोप की आवाम को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंसानियत का सबूत दिया और मुजाहरे किए और फ़लस्तीनियों का जो जायज़ हक है अलहदा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का, उसको तस्लीम करवाया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज है यूरोप के अंदर, बाकी कनाडा और बाकी दुनिया के अंदर, और इसके बहुत अच्छे नताइज आएंगे। अमेरिका को बिलाखिर घुटने टेकने पड़ेंगे। फ़लस्तीन का मसले का 2 रियासती हल के अलावा कोई हल नहीं है, और इसको नुमाइशी करा देना एब्सर्ड होगा। मतलब जितना इसको इजी ले रहे हैं, मैं इसको हमें साहब हमने एक और चीज है, जिस तरीके से G7 ममालिक और इस्लामी ममालिक इकट्ठे हुए हैं, अमित साहब, इनका इकट्ठे हो जाना, G7 ममालिक का, इस्लामी ममालिक का इकट्ठे हो जाना, 7 ममालिक का, खास तौर पे जो बड़े मुल्क हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। एक फैक्टर तो अमेरिका और इजराइल पे होगा कि वो इस तरफ आए, बातचीत के जरिए मामला को तय करें। ठीक, जी हामिद साहब। जी, तो ये बुनियादी बात है। इसके बगैर तो अगर हम ये समझें कि अमेरिका अब नजरें चुरा सकेगा या अमेरिका हर बार वीटो करता रहेगा, वीटो करते करते भी उसको अब ये बात नजर आ रही कि उसको यूरोप की भी इस मसले के ऊपर बहरहाल तकसीम नजर आ रही है, हमायत कम होती नजर आ रही है, और फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद जो है उसके जो इतनी शहादतें हैं, इंशाअल्लाह उसका उनको इनाम और अजर ज़रूर मिलेगा, जहां फ़लस्तीनी रियासत एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर कायम होगी, और यही खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। थैंक यू सो मच। हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो शाम सब साथ ही रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, बस आएंगे, दीगर खबरें हैं इकॉनमी से रिलेटेड, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। कुछ बात कर रहे हैं इकॉनमी से जुड़े मामलात की। गुज़श्ता साल भी FBR अपने रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा और अब सैलाब की वजह से फिर ये टारगेट पूरा होता नजर नहीं आ रहा।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब बाअसर टैक्स चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया है। इब्तदाई तौर पर मुल्क भर से 60,000 जूलर्स का डेटा इकट्ठा किया गया है, जिनमें से सिर्फ 21,000 FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। तशवीशनाक बात यह है कि इनमें से भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 10,524 जूलर्स ने टैक्स रिटर्न जमा करवाया है। क्रैकडाउन के पहले मरहले में पंजाब के 900 जूलर्स को निशाना बनाया गया, जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के जूलर्स शामिल हैं। ऐसे जूलर्स को टैक्स नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिनकी जाहिर करदा आमदन उनके कारोबार, लेन देन या तर्ज ज़िंदगी से मुताबिकत नहीं रखते। इसके लिए हम देख रहे हैं कि AI का इस्तेमाल भी अब किया जा रहा है। क्रैकडाउन का आगाज़ तो नाज़रीन हो गया है, जिनमें सोने के ताजर, रियल स्टेट डेवलपर्स और दीगर शामिल हैं, ताकि अरबों रुपए की वसूली मुमकिन बनाई जा सके। मगर सवाल ये कि क्या ये क्रैकडाउन वाकई अरबों की वसूली मुमकिन बना पाएगा या फिर माजी की तरह नाकाम होगी। एहतशाम साहब के साथ हमें चौधरी अकमल साहब ने, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, क्या इस वक्त खबरें हैं, क्योंकि शॉर्टफॉल हम देख रहे हैं 100 बिलियन रुपीज़ का मुतवक्के है अभी जो FBR के टारगेट है उसमें अचीव करने में। सो IMF से हम इस हवाले से भी बात करेंगे ताकि कहीं वहाँ पे IMF लचक दिखाए और रिव्यू करे इस मामला को। तो आप क्या देख रहे हैं? ऊपर से FBR ने हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ तेज़ करनी है, क्या इस वक्त चैलेंजेस मौजूद हैं? देखिए, हम ना IMF का दौरा शुरू होने वाला है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आज या कल कराची में पहुँच जाएंगे IMF का डेलीगेशन, और उसके हवाले से बैकग्राउंड में जो सब कुछ चल रहा है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, इतना हौसला अफजा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान जिस अंदाज से इस वक्त अपना शॉर्टफॉल को मीट करने की कोशिश कर रही है, देखिए जून, जुलाई, अगस्त का 50 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और इस महीने का जो है ना कहा जा रहा है अगस्त का, वो तकरीबन 100 बिलियन का है। पहले 3 माह में ये 150 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल जो है ना ये परेशानी का सबब बना हुआ है। अब 14.1 ट्रिलियन का जो हदफ है वो कितना पूरा होगा, कुछ हमारी तलात ये है अंदर से कि कहा जा रहा है मैक्सिमम 300 अरब रुपया का जो है ना वो रेवेन्यू अपना क्या कहते हैं ये अपना जो हदफ है इसको वो कम कर सकता है। IMF एग्री कर सकता है कि डाउनवर्ड रिवीजन आप कर दें इसको, लेकिन आमतौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल इतनी खौफनाक है सैलाबों की, और शहरों में इंडस्ट्री जो है ना बुरे तरीके से तबाह हुई है, तो नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ अपना ये शॉर्टफॉल मीट कर सकेंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये एक भरपूर फैसला किया गया कि जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स नहीं देते, टैक्स नेट में नहीं आते, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी आपने देखा इस तरह के बड़े मौक़े आए, सब कुछ होता रहा, लेकिन बाद में देखा या पॉलिटिकल लोगों की वजह से हुकूमतें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं, या FBR के अंदर लोग बैठे हुए वो ख़ुद इस स्कीम को नाकाम बना देते हैं बाय रीचिंग आउट टू द टैक्स पेयर। वो जो सो कॉल टैक्स पेयर होते हैं उनसे मुका करके बात ख़त्म हो जाती है। अभी तो बड़ा दावा कर रहे हैं ना, ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं चेयरमैन FBR कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता, और ये जो फ़ैसला किया गया जूलर से और रियल इस्टेट जो है बड़े बड़े लोग हैं इसमें जो टैक्स दे सकते हैं नहीं देंगे। हाँ, एक बात है कि इस्लामाबाद में बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटी पे क्रैकडाउन किया गया, छापा मारा गया, और वहाँ से बहुत मवाद लेके चले गए हैं FBR के लोग। कहा जा रहा है कि वो अरबों रुपए की टैक्स चोरी है वहाँ पे। इसी तरह हमने रियल इस्टेट देखे ना, कहा जा रहा है पिंडी इस्लामाबाद में 150 से ज़्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी हैं, ना वो टैक्स देती हैं ना टैक्स नेट में आती हैं। जो हैं वो आपने देखा वो नील फाइल कर रही हैं। 60,000 में से 10,000 जूलर जो है ना वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो भी आधी कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, लिहाजा वो नील फाइल कर रहे होते हैं। तो अब देखते हैं, अगरचे पैनिक हो गया पिंडी इस्लामाबाद की हद तक, तो हम बैठे देख रहे हैं कि जूलर जो है ना बोर्ड बड़े बड़े बैनर लगाए हुए हैं कि जी हम चोर नहीं हैं, हम कारोबार करते हैं। लेकिन दयानतदारी की बात है, हम ना टैक्स नहीं देते, टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स एवेजन बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा परेशान कुन बात है ये जो अब लेटेस्ट पता चली है हमने, वो ये है कि ये जितने बड़े बड़े जूलर्स हैं, मैं नाम लेता नहीं है, कि वो आप लेने जा रही हैं कोई शादी के लिए अपने या अपने अजीज़ रिश्तेदार के लिए सोना, तो पता चलता है कि जी 10, 15, 20 हज़ार का आपने 40 हज़ार का जितना लाख का सोना लिया वो 18% सेल टैक्स वो लेते हैं, और वो जो ये हुकूमत को देना होता है वो भी नहीं देते, अपना टैक्स भी नहीं दे रहे, ये GST जो हुकूमत के ब्याह पे कलेक्ट करते हैं वो भी नहीं दे रहे होते। लिहाजा इस दफ़ा फ़ैसला किया गया, और IMF का इतराज़ है कि बड़े सख्त रवैये हैं। वो कह रहे हैं हमेशा हर दफ़ा आप हमें ये कह देते हैं कि जी टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, ब्रॉडन किया जाएगा, सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स देंगे। उन्होंने कहा जी ये जो मार्क किया आपने पहली मरतबा बहुत अरसे बाद, रियल इस्टेट और जूलर्स, देखिए रियल इस्टेट वाले तो कभी ना कभी आपने देखा कभी फंसते हैं, कभी नहीं फंसते, कभी एमनेस्टी आ जाती है। लूजर्स के ख़िलाफ़ पहली मरतबा लगता है कि एक प्लान किया गया कि किस तरीके से पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान
इन 4 गुजरांवाला इन 4-5 जगहों पे कहा जा रहा है कि उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली है, उनको अंदर से सारी, जैसे आप भी बता रही हैं, AI के ज़रिए सारी इत्तलात भी मिल गई हैं कि किस तरीके से क्रैकडाउन करना है, किस तरीके से टैक्स नेट में लेके आना है। मेरा अपना आमना मानना ये है कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, FBR के लोग लालच में नहीं आते, ये जो लालच दी जाती है या खुद ही उनको ऑफ़र नहीं करते कि आएँ हमसे मुकमा कर लें, आपका टैक्स बचा देते हैं, फिर तो मेरा ख्याल है सूरत हाल बिन नज़र आ रही है। फिर तो मेरा ख्याल है कोई आप कह सकते हैं कि 14 ट्रिलियन का हमारा टैक्स नेट का जो हदफ है उसके करीब में जा सकते हैं। जी ठीक। चौधरी साहब, एक और रिपोर्ट भी हम देख रहे हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसमें ख़ास तौर पे जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी उसमें जो बिल्डर्स और डेवलपर्स के हवाले से बात की गई है कि 95% इन्होंने फ़ायदे तो हासिल कर लिए, मराद तो ले लिए, लेकिन जो कंडीशन थी, जो शराइत थी, वो पूरी करने में नाकाम रहे हैं। अब हम देख रहे हैं FBR की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि जी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी इनके खिलाफ भी और जो जूलर्स हैं उनके खिलाफ भी, ये कामयाब होंगी? जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे हैं कि उनके अंदर तो खुद मुका वाली एक पॉलिसी पाई जाती है, कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं सेटलमेंट कर लेते हैं, तो अगर ये वाले सारे चैलेंजेस रहे तो किस तरह से अहदाफ पूरे किए जाएंगे? या इस बार हम देख रहे हैं कि FBR पर भी एक सख्ती है कि भाई आप तो अपने अहदाफ पहले भी नहीं पूरे कर पाए, इस बार तो आपने पूरे करने हैं? नहीं, FBR के ऊपर सख्ती होना या ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से ये ऐलानात किए जा रहे हैं और एक मखसूस जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि ये हम ज्वेलर्स के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन करेंगे या रियल इस्टेट सेक्टर के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, तो ये वैसे कानून भी मेरे ख्याल में सही नहीं है। और इसको तो हम हरासमेंट की मद में देखते हैं कि ये जो है ना टैक्स पेयर को हरास किया जा रहा है कि जो बंदा ऑलरेडी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, आप उसके लिए जो है ना वो खबरें चला रहे हैं कि जी ये आप किस बिना के ऊपर, और सारे सेक्टर नहीं है कि हमारे शुगर इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे पास फ्लोर मिल्स हैं, हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ सेक्टर्स जहाँ पे जो है ना वो ये सारे का सारा क्रैकडाउन हो सकता है। अब उसमें किसी एक जो अभी AGP की रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया ना चौधरी साहब, इसमें बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के रीजनल टैक्स ऑफिस में जांचे गए 57% जो बिल्डर्स और डेवलपर्स थे वो नॉन फाइलर्स थे। बिल्कुल ऐसा ही है जो ठीक नहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि क्या सिर्फ ये बिल्डर्स या ज्वेलर्स या कोई एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया जो बताया जा रहा है ना वो तो सही नहीं है। तो सब में ये नॉन फाइलर्स हर इंडस्ट्री में है, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं है, कौन से बिजनेस में नहीं है, सिर्फ 1-2 बिजनेस को लेना, मैं इसके ऊपर जो है ना इनका ये कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया की आपको बात करूं, इंडिया में जो है ना उन लोगों ने क्या बोलते सेल्स टैक्स 2.0 जो है ना वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है और वो वहां पे 5% के ऊपर ले आए सेल्स टैक्स को, जो बुनियादी जरूरत के आइटम्स हैं या खाने पीने के जो आइटम्स हैं। इसी तरीके से जो नॉर्मल आइटम्स हैं उनका जो टैक्स रेट है उन्होंने 12% के ऊपर लिया है। तो एक तरफ जो है ना वो हमारे हमसाये ममालिक हैं वो टैक्स में रिबेट्स दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे इस तरह हरासमेंट करके टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो सकते, 100 साल में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं पुलिस में हूँ और मैं पहले से ऐलान करता फिरूं कि मैंने फलां जगह छापा मारना, मैंने फलां को पकड़ना है, तो फलां क्या तैयार बैठा हुआ होगा इस चीज के लिए। तो फिर टैक्स नेट को वाइड कैसे किया जाए? अगर सख्ती भी ना की जाए तो फिर किस तरह से हम तमाम तबकात को इसमें लेके आए? सब इनकार कर देंगे, एक सैलरीड क्लास पे जोर चलता है, उसी पे हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हम लोग थे, सैलरीड क्लास। नहीं, सख्ती बिल्कुल अपनी जगह पे की जानी चाहिए, एज पर लॉ की जानी चाहिए, और जितने भी अक्रॉस द बोर्ड नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए ना। अब सिर्फ और सिर्फ सैलरी टैक्स जो क्लास है उसको जो है ना वो शिकंजे में इसलिए जकड़ा हुआ है कि उनके ऑलरेडी टैक्स कट जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टैक्स डिवीजन होता है ना वो हमारी एक सिलेक्टेड अशराफिया है जो अरब रुपए कमा रहे हैं और वो लोग जो है ना चंद हजार रुपए टैक्स देते हैं। इस किस्म के लोग सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, हर एक में है। तो उसके लिए FBR को अपने सिस्टम को इतना कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ेगा कि उसके टैक्स ऑडिट में ऑटोमेटिकली अक्रॉस द बोर्ड सारे के सारे लोग आए और उसमें उसको जो है ना वो ये डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन चौधरी साहब माजरत के साथ आपका ये कहना, चौधरी साहब ये आपका कहना कि जी इस तरह के हथकंडों से या क्रैकडाउन से बात नहीं बनेगी, हैरेसमेंट से बात नहीं बनेगी, आप मुझे बताइए, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं हुकूमत ने हर दौर में कौन कौन सी स्कीमें ईजाद नहीं की। ताज़ा दोस्त स्कीम आपने हालिया दिनों में देखी, सेल्फ असेसमेंट स्कीम देखी, 2000 कम से कम एक बंदा जिसकी रोज़ की जिसको कहते हैं सेल ही लाखों में है वो 2000 रुपया सालाना टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। हर तरह का तरीका प्यार मोहब्बत का इस्तेमाल करके देख लिया।
अब मुझे बताएं आप कौन सी हैरेसमेंट रहेगी? मतलब आप और मैं, हम कोई मजबूर हैं दुनिया के क्या कहें, क्या यूज़ करें लफ्ज़ के? हमारे ऑप्शन ही कोई नहीं है। हमारी तनख्वाह 45% कट जाती है, हमारे मुकाबले में जो हज़ारों गुना ज़्यादा कमा रहे हैं लोग वो टैक्स देते नहीं। तो कोई तो तरीका होना चाहिए इनसे टैक्स देने का। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसमें जो है ना एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की वैल्यू जिसकी इससे ज्यादा है, या मोबाइल का जो है ना वो यूजेज देखना चाहिए, बिजली की कंजम्पशन देखनी चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ जो है ना वो अवेलेबल डेटा एफपीआर के पास अवेलेबल है जिससे मिनटों में वो आइडेंटिफाई कर सके। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि चले जी बैंक के ऊपर आ जाए ना, जिसके बैंक अकाउंट में फर्ज करें 1 करोड़ से ज्यादा पैसे हैं, उनका ऑडिट होगा। खड़े करें आप ऐसे लोगों को। तो ये सिस्टम क्यों नहीं कर रहे? ये करना कि जी सिर्फ एक जो है ना उसको ये सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। इनका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करना है ही नहीं। टैक्स जिन्होंने कलेक्ट करना हो तो उसके लिए एफबीआर के पास 500 सिस्टम अवेलेबल है। नादरा के साथ इन लोगों का कनेक्शन है, उसके साथ बैंकों के साथ कनेक्टेड है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जिससे पोटेंशियल टैक्स पेयर अक्रॉस द बोर्ड आइडेंटिफाई हो सकते हैं, रादर देन कि आप जो है सिर्फ ऐलान करते फिरे और टैक्स पेयर को हरास करते फिरे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है, इस पर बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद खबरें उन पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। एक बड़े अहम मसले के हवाले से हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान में कम उम्री की शादी के हवाले से, जो कि एक संगीन समाजी अलमिया बनती जा रही है। ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की, जिसके मुताबिक मुल्क में हर 6 में से 1 लड़की की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है और 1 करोड़ 90 लाख से ज़ायद बच्चियाँ इस रवाज का शिकार हो चुकी हैं। अदादोशुमार ये बताते हैं कि ऐसी शादियों में 60% से ज़ायद लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं और देही इलाकों में अगर हम बात करें तो 10वीं जमात तक सिर्फ 13% ही तालीम जारी रख पाती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 18 साल से कम उम्र माओं में ज़चगी के दौरान मौत का ख़तरा 20 साल की ख़वातीन के मुकाबले में 2 से 5 गुना ज़्यादा होता है, जबकि जनूबी पंजाब के पसमानदा अजला में यही इब्तदाई हमल नौजवान माओं की अमवात की सबसे बड़ी वजह है। सवाल यह है कि सख्त कानून के बावजूद कम सनी की शादियों का ये सिलसिला आ रहा, क्या चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं? इसी पर बात करने के लिए बैरिस्टर वकार अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिराना कानूनी राय रखते हैं और इनसे इसी हवाले से बात भी करते हैं और मुख्तलिफ चैलेंजेस जो सोसाइटल हम देख रहे हैं कि इस वक्त माशरती तौर पर भी पाए जा रहे हैं, उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, इसी पर उन पर बात का आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, सबसे पहले तो मैं इस पर बात करूंगी कि अभी जो मई में इस हवाले से कानून साजी हुई, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल मंजूर किया गया पार्लियामेंट में, लेकिन इसमें भी एक पोलराइज्ड सोसाइटी हमारे सामने आई। ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि हम देख रहे थे कि इसमें जो सियासी हलके थे उनमें भी काफ़ी जमातें जो थीं वो इख्तलाफ रखती थीं। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि जो यूनिसेफ का ये फिगर है ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल का हमें बता रहा है कि इस वक्त क्या सिचुएशन पाई जाती है। किस तरह से हम ये पोलराइज्ड सोसाइटी, ये जो माइंड सेट है, इस चैलेंज का सामना कर सकते हैं और मज़ीद क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाज़ार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। जो इस वक्त हमारी प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, स्पेशली अगर पाकिस्तान हुकूमत की बात करें या पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, सिंध गवर्नमेंट की बात करें, तो गुज़िश्ता 2-2.5 सालों के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी इनेक्टमेंट्स देखी, लेजिस्लेशन देखी, जिसमें वीमेन एम्पावरमेंट की एक रिफ्लेक्शन नज़र आई। अभी हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुतअद्दिद जजमेंट्स आई जस्टिस मंसूर अली शाह में, जिसमें वीमेन एम्पावरमेंट की रिफ्लेक्शन नज़र आती है, जिसमें सक्सेशन में जो उनके राइट्स थे, जो वरासती हकूक़ थे, फिर उसके बाद पेंशन के अंदर जो उनके राइट्स थे, जो कभी भी इंटैक्टेड फील्ड नज़र नहीं आए। फिर वीमेन हरासमेंट के हवाले से जो कवानीन थे उनको मज़ीद स्ट्रेंथन कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, उनको मज़ीद हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया के ऊपर, टचस्टोन के ऊपर जो है वो मेजर किया गया। तो आई थिंक कि ये जो कानून है, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन के, जिसके अंदर अगर 18 साल से कम उम्र बच्चियों की अगर आप शादी करते हैं, तो हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर ये जो पोलराइज सोसाइटी नज़र आती है, इसमें उला की केसेस की तादाद ओवरनाइट्स बढ़ते हुए नज़र आई। अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर ये दुगने हो गए। जो अगर हम पंजाब के दूसरे डिवीजन्स की बात करें, लाहौर की बात करें, गुजरात डिवीजन की बात करें, तो इसमें भी 30 से 40% इजाफा देखने को मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की अगर आप शादी करते हैं, उनकी जो इल्म है, उनकी जो तालीम है, इसका अगर खर्च होता है, फिर शायद मैच्योरिटी का वो लेवल, जो सोशल एस्पेक्ट की तरफ आप इशारा कर रही हैं, शायद वो मैच्योरिटी का लेवल ये अटेन नहीं कर सकती
कि जिसके तहत वो आज के इस मुश्किल तरीन दौर के अंदर हदूदुल्लाह के अंदर निभा कर सका। और ये जो लोग बैठ के यहाँ पे पार्लियामेंट में बातें करते हैं, आगे पीछे जो इसके ऊपर जो इसके तनकीद करते हैं वो नज़र आते हैं। देखिए हमारे पास कचहरी के अंदर जब ये केसेस आते हैं, जिन खवातीन के जो है वो नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, जिनके चेहरों पे तेज़ाब फेंक के पेट्रोल फेंक उनको आग लगा दी जाती है, और जिनकी उंगलियाँ काट दी जाती हैं, बड़े ही नामसाइद नगुफ्ता बयान देशनाक हालात का उनको सामना करना पड़ा। क्यों? एक तरफ हम देखते हैं कि लड़के का रोज़गार नहीं है और 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में शायद अनफॉर्चुनेटली अगर इससे कम उम्र में अगर हम देखें तो वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी अटेन नहीं कर सकते सोशली, फाइनेंशियली। वो जो एक मैच्योरिटी एक बंदे के अंदर, एक फैमिली के अंदर, एक फ़र्द के अंदर होनी चाहिए, एक माशरे को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, वो नज़र नहीं आती दोनों साइड्स पे। देखें अगर लड़कियां उस उम्र में लायल होती हैं कि उनको क्या चाहिए लाइफ में, ये नहीं समझ पाती कि उन्होंने पढ़ना क्या है, तालीम क्या करनी है। हमारे लिए तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जी। देखिए हम 2025 में रह रहे हैं और हम देखते हैं कि केपीकी के अंदर आज भी बच्चियों की कुरान के साथ शादी कर दी जाती है, आज भी बनी जैसी रस्में वहाँ पे मौजूद है, आज भी कारोकारी ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ ऑनर। रिसेंटली हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर जिस बेदर्दी से एक लड़की का जो है वो गला घोंट दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बहुत से जो हमारे पास वर्स्ट एग्जांपल्स या ब्लैक एग्जांपल्स मौजूद है, जिसका कला कमा और सदेबाग करने की ज़रूरत है। और दुनिया इस वक्त जो है वो चांद पे कदम रंजा हो चुकी है। दुनिया इस वक्त जो है पहाड़ों के सीने चीर के दूध की नहरें निकाल चुकी है और वो एक नई जायदाद की तरफ आ रही है। मीनिंग देयर बाय के वो नॉलेज को एक्सप्लोर करते हुए नए हॉरिजन्स की तरफ जा रही है। और आप 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी के पीछे पड़े कि आप जो अगर इस तरह की कोई नेकमेंट की जाती है तो आई थिंक के विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब है जो हमारे यहाँ जो कानून है या तो वो इतने कमज़ोर हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम बिल्कुल फेलियर है हमारा एक सबसे बड़ा, जिसकी वजह से लोगों में वो डर या खौफ नहीं है। इसी वजह से जो हम देख रहे हैं कि ये जो एक रवायत चलती हुई आ रही है ये ख़त्म नहीं हो पा रही। देखिए हमारे मुल्क के अंदर कवानीन की अगर हम बात करें तो जो आज से पौने 200 साल पहले कानून बनाया गया पाकिस्तान पिनल कोड, उसमें एक खतून को पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अगर एक खतून की तरफ घूरते भी हैं तो सेक्शन 509 मौजूद है, 3 साल उसकी सज़ा है। लेकिन जो आपने बात की हुई है एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन दी हेड कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इन्फोर्समेंट, इसकी अमलदारी हमारी सोसाइटी के अंदर नज़र नहीं आती। और जब तक आप किसी को प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, एक एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करेंगे तो लोगों के जहानों कलूब पे कैसे एक चीज़ रक्स करेगी। कल अगर हम भी इस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हमें रिलैक्सेशन नहीं देंगी, हमें स्पेयर नहीं करेंगी, हमारी हमें सजाएँ दी जाएंगी, हमारा मुंह काला किया जाएगा। तो आई थिंक कि अभी पंजाब के अंदर एक अदारा बनाया गया जो CCD के नाम से काम करता है। तो बहुत सारे हम ऐसे मामला देखते हैं जिसमें वीमेन हरासमेंट की बात की जाती थी, वर्क प्लेस पे इनको हरासमेंट का सामना था, जिसमें सरेआम लोगों की इज्जतें लूट ली जाती है। आप देखें कि वो तमाम जराइम जो कि हीनियस ऑफेंसेस कंसिडर किए जाते थे, कहीं ना कहीं उसके अंदर दर्द नजर आती है, वो मिनिमाइज होते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फोर्समेंट नजर आती है, वहाँ पे एक डेटरेंस नजर आती है, एक इबरतनाक निशान। देखिए मैं ही समझता हूँ कि जिन माशरों में, जिन मुल्कों के अंदर जुल्म करने से पहले, ये जुल्म करने से पहले लोगों के ज़मीर मलामत नहीं करते या उनके पाँव नहीं कांपते, तो उनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। और हमारी सोसाइटी में जब तक कवानीन की इन्फोर्समेंट को हम यकीनी नहीं बनाएंगे, अब ये 18 साल से कम उम्र जो लोग अपनी बच्चियों की शादी करेंगे, जो पार्टिसिपेटर हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, जो निकाह है, तमाम लोगों के लिए जो है वो घेरा तंग कर दिया गया। इवन ये जो निकाह किया जाएगा, इसके नतीजे में जो ताल्लुक बनाया जाएगा, डेट वुड कंसीडर जना, डेट वुड कंसीडर रेप, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, हम फास्ट पेस पे थोड़ा सा चलते हैं। ये जो चिल्ड्रन राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है सेव द चिल्ड्रन, इनके मुताबिक पाकिस्तान में कम उम्री की शादी का जो मसला है, इसका जो ताल्लुक है वो कहीं ना कहीं माहौलियाती आफात से भी है। 2022 का जो फ्लड पाकिस्तान में आया था, उसके बाद 18 साल से कम उम्र की जो शादी है उसमें हमने सर्च देखा 18%। तो इसका किस तरह से ये ताल्लुक बनता है, ज़रा आप और इससे आप अग्री करते हैं? देखिए मैं नहीं समझता कि ये कोई भी रीजनिंग दी जा सकती है। कम उम्री में अगर आप बच्ची की शादी करते हैं, हर एक बच्ची का ये लीगल राइट है। अगर हम UNO की हेग कन्वेंशन उठाएं, वियना कन्वेंशन उठाएं, तो एक बच्चा जब भी हम बात करते हैं मीनिंग देयर बाय हु डू नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसके जो 10 फंडामेंटल राइट्स हैं दुनिया के अंदर रिकग्नाइज किए जाते हैं, उसमें एक वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल राइट है वो उसका राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है। अगर आप उनको ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं देते, उनको अच्छी म्यारी तालीम नहीं देते, आप उनको शऊर नहीं देते, आप उनको बेदारी नहीं देते, कल वो जो एक मर्द की तलीम थी, वो जो एक औरत की तालीम थी,
जो एक माशरे की, जो एक कुंबे की, एक कबीले की, एक मुल्क की, एक रियासत की तालीम बननी थी, वो कैसे बन सकती है। तो आई थिंक कि अगर हम इस टच स्टोन पे इन तमाम चीज़ों को एवेल्यूएट करें, असेस करें, तो ये चीज़ किसी सूरत भी जो है वो जस्टिफाई नहीं की जाती। 18 साल वाली एक रीजनेबल जो एज सेट कर दी गई है, एटलीस्ट उस बच्ची को या उस बच्चे को अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स का इल्म होना चाहिए। 18 साल से पहले तो हमें अपने राइट्स का इतना इल्म नहीं होता, तो वो बच्ची किस तरह से आगे जाके पूरी सोसाइटी सवाल को, या वो जो बच्चा है वो किस तरह से फेस करेगा, उसको आइडिया ही नहीं है कि उसने लाइफ को आगे कैसे लेकर चलना है। थैंक यू सो मच वकास साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर बात करने के लिए। बड़ा अहम टॉपिक था। प्रोग्राम के आखिर में हम एक और मसले की जाने बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हैदराबाद में पोलियो का एक नया केस सामने आया है, जिससे मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 27 तक जा पहुंची है। यूएन के आज़ाद मॉनिटरिंग बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि 37 बरस की मेहनत और 22 अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद दुनिया अभी तक इस मरज से निजात नहीं पा सकी। पाकिस्तान में नाजरीन, पोलियो के बढ़ते केसेस एक बार फिर तशवीश की लहर पैदा कर रहे हैं। हालिया इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान सिर्फ सिंध में 35,000 वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। इनकार करने वालों में 34,000 वालिदैन का ताल्लुक कराची से है, जबकि सिर्फ ज़िला शर्की में अगर हम वहाँ की बात करें तो 8,000 बच्चों को कतरे नहीं पिलाए जा सके। इंसदादे पोलियो मुहिम यकम से 7 सितंबर तक सिंध के 25 अजला में चलाई जाएगी, जिसमें कराची में 21 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ रखा गया था। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में बीमारी के खात्मे की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। दुनिया पोलियो के खिलाफ जंग जीत चुकी है, जबकि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अब भी इस मरज़ से निजात के लिए कोशा है। लेकिन कि दिहाइयों की मेहनत और अरबों डॉलर के खर्चे के बावजूद ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए हमें अपने रवैयों पर भी गौर करना होगा। और खुदारा हम अपने प्लेटफॉर्म से कई बार आपसे अपील कर चुके हैं, ये जो कतरे हैं ये आपके बच्चे के मुस्तकबिल को सेव करने के लिए हैं, ना कि उसको रूअन करने के, उसको बर्बाद करने के लिए। पता नहीं आप लोगों के क्या माइंडसेट है जो आपने सोच लिया हुआ है कि जी इससे पता नहीं क्या क्या मामला हो जाएंगे। इससे कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो महफूज रहेगा, वो चल फिर सकेगा और उसकी नस्लें भी आगे परवान चढ़ेंगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इस खबर के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने तासुरात का इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।